हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का छठा अध्याय चल रहा था, उसका पार्ट नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन समकालीन विश्व राजनीति, भाग 1 है और इसका ये छठा अध्याय है। इस अध्याय का एक भाग हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। और इस चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट होने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से हो। शुरू करते हैं आज का ये अध्याय का पार्ट नंबर 2। भाग नंबर 1 में हमने पढ़ा था, एजेंडा 21 के बारे में अध्ययन किया था। और एजेंडा 21 है वो क्या है? रियो सम्मेलन में विकास के कुछ तौर तरीके सिखाए गए और इसे ही एजेंडा 21 कहा गया। जैसा कि पहले भाग में हमने अध्ययन किया था कि रियो सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में हुआ था और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। अब उसी पृथ्वी सम्मेलन और ये जो रियो सम्मेलन था उसमें क्या विकास के कुछ तौर तरीके सिखाए गए जो नए थे, उसे ही एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 की आलोचना, कुछ आलोचकों का कहना है पर्यावरण सुरक्षित को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर साझी संपदा। साझी संपदा क्या है? वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, उसे ही साझी संपदा कहते हैं। यानी वे संसाधन जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता बल्कि संपूर्ण जो समुदाय है उसका बराबर अधिकार होता है, और उसे ही साझी संपदा कहते हैं। जैसे संयुक्त परिवार का होता है, चारागाह है, मैदान है, कुआं, नदियां, ये सभी साझी संपदा के उदाहरण हैं। नदियां हैं वो किसी एक की नहीं है, कुआं है, चारागाह, मैदान है, इन पे सबका समुदाय का वो बराबर हिस्सा होता है, सबका अधिकार होता है और इन सबको हम साझी संपदा कहते हैं। वैश्विक संपदा या मानव की साझी विरासत क्या है? इसी तरह वैश्विक संपदा का मतलब विश्व स्तर की, इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्र से बाहर होते हैं। यानी विश्व स्तर के कुछ क्षेत्र और हिस्से ऐसे हैं जो एक देश के क्षेत्र से बाहर होकर होते हैं और इसीलिए उनका प्रबंधन चाहे साझे तौर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है और उनका रख रखाव या प्रबंधन का कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जाते हैं। इन्हें हम वैश्विक संपदा या मानव की सांझी विरासत कहा जाता है। मनुष्य की सांझी विरासत है वो कहा जाता है। तो वैश्विक स्तर यानी इससे एक देश का उसके ऊपर कोई अधिकार है, क्षेत्र अधिकार नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो उसके प्रबंधन का कार्य करता है और इसे ही वैश्विक संपदा या सांझी संपदा कहते हैं। आगे है, इसमें पृथ्वी का एग्जाम्पल है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी इसमें शामिल है जो सांझी संपदा के अंदर आते हैं। वैश्विक सांझी संपदा, वैश्विक सांझी संपदा की सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने के लिए किए गए समझौते, ये नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने के लिए कुछ समझौते किए गए और वो समझौते कौन कौन से हैं? इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, जैसे अंटार्कटिक संधि हुई थी 1959 में, मैट्रियल न्यायाचार संधि हुई थी 1987 में और अंटार्कटिक पर्यावरणीय न्यायाचार संधि है वो 1991 में हुई थी। और इस प्रकार इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कायम करने के लिए कुछ संधियां, कुछ समझौते वो हुए थे।
आगे है साझी है परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है। जो साझी संपदा है लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी अलग अलग है। ये किस तरीके से है देखो, वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न भिन्न है। वैश्विक जो साझी संपदा है उसको लेकर या उसकी सुरक्षा को लेकर विकसित देश हैं उनका मत अलग है और विकासशील देश हैं उनका मत है वो अलग है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों को बराबर बांटने के पक्ष में है। जो देश विकसित हैं वो चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा का कार्य है वो सभी देश है वो बराबर बराबर हिस्सों में बांटे। परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। जो विकासशील देश हैं वो इस नीति का विरोध करते हैं। कौन सी नीति का? कि सबकी समान जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसका विरोध करते हैं। विकासशील देश हैं वो क्या कह रहे हैं? पहला ये कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक रही है। विकासशील देश है वो इस बात पे जोर दे रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि साझी संपदा है उसको प्रदूषित करने का कार्य है वो सबसे ज्यादा विकसित देशों ने किया है, इसलिए हम है उनके बराबर भागीदार नहीं है। दूसरा यह है कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में हैं। दूसरी बात ये कि हम तो विकासशील हैं, अभी विकास हुए नहीं, इस तरीके से हम इसको प्रदूषित ही नहीं कर रहे। तो अभी हम विकास की प्रक्रिया की ओर हैं, इस तरीके से हमारी जिम्मेदारी है वो बराबर की नहीं होनी चाहिए। जबकि विकसित देश हैं वो कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी वो सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। आगे है साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेवारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी है वो कम होनी चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? विकासशील देश हैं वो कहते हैं कि साझी संपदा की सुरक्षा में वो जो विकसित देश है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि जो विकासशील है जो भी विकास की प्रक्रिया में है उनकी जिम्मेदारी उसकी कम होनी चाहिए। आगे है साझी जिम्मेदारी है लेकिन अलग अलग भूमिकाएं विचारों को लागू करने के उपाय क्या है? जिम्मेदारी साझी है लेकिन अलग अलग भूमिकाएं उनकी विचार अलग अलग है, उनको कैसे लागू किया जाए? तो देखो, पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून विकासशील देशों के अनुकूल होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं जो पर्यावरण को बचाने का कार्य करती है, कानून निर्माण नीति निर्माण करते हैं, उनके लिए विकासशील देशों के लिए अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त कोष हो, व्यक्तिगत क्षेत्रीय राजकीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए, क्षेत्र विशेष के रूप में कार्य प्रयास, राजकीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बचाने के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। साझी संपदा तथा संसाधनों पर अनुसंधान कार्य होनी चाहिए। साझी संपदा है और जो संसाधन है उस पे अनुसंधान होने चाहिए, कार्य खोज कार्य है वो होने चाहिए। आगे है पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का रवैया। पर्यावरण को लेकर विकसित देश क्या सोचते हैं और विकासशील देश है वो किस तरीके का अपना रवैया रखते हैं। विकसित देश उत्तरी गोलार्ध वाले देश हैं। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं। उत्तरी गोलार्ध वाले, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप वाले, यूरोप महाद्वीप वाले जो देश हैं इनकी बातें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका इन क्षेत्र में है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध वाले हैं, उत्तर के जो विकसित देश हैं, ये सोचते हैं कि पर्यावरण के मामले पर उसकी चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण का आज मौजूद है। इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि आज के दिन पर्यावरण की स्थिति क्या है, उस मौजूदा स्थिति पे चर्चा करना चाहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए और ये बात कहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण करने में हर देश को बराबर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जबकि विकासशील देश हैं वो क्या कहते हैं? विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान
अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। विकासशील देश कहते हैं कि विश्व की परिस्थिति को जितना नुकसान या ज्यादातर नुकसान है वो विकसित देशों के द्वारा ही पहुंचाया गया है, उनके औद्योगिक विकास के कारण है वो पहुंचाया गया है। हम तो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं, इसलिए हमारे पास उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं है, तो इसलिए हमने पर्यावरण को दूषित करने में इतना योगदान है वो नहीं है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इनका कहना है कि विकसित देश है वो पर्यावरण को नुकसान है वो ज्यादा पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनकी भरपाई है वो भी उनको ज्यादा मिलनी चाहिए। जबकि विकासशील देश है तो वो तो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनके साथ उनके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध है वो नहीं लगने चाहिए। उसके बाद में है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिसमें से सूर्य की रोशनी छन करके पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है और इस गैस की परत में छेद हो गया है जिससे अब सूरज की किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आती है, जिससे पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक होने के कारण ओजोन परत है उसके अंदर छेद हो रहा है और ओजोन परत है उससे पराबैंगनी किरणें वो सीधे पृथ्वी तक आ रही है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है और तापमान के बढ़ने के से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ जैसे हालात है वो पैदा हो जाएंगे। आगे है, तापमान बढ़ाने के कारण ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इसमें उन स्थानों पर ज्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा और समुद्र के आसपास जो रह रहे हैं, किनारे के पास जो रह रहे हैं, उनको इनका नुकसान है ज्यादा उठाना पड़ेगा। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। 1992 से शुरू था और उस समझौता हुआ था और 1997 में इस पे सहमति बनी और इस सहमति में ये कहा गया कि जो देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया गया, उनको कंट्रोल करने के लिए। पर्यावरण में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांतों की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और ग्रीन हाउस गैस या पर्यावरण को बचाने के लिए उत्सर्जित गैसों को नियंत्रित करने की बात है वो इसमें कही गई थी। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था जारी, उस पर हस्ताक्षर किए और उनका अनुमोदन किया। भारत, चीन, अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं रहा। क्योटो जो प्रोटोकॉल था उसमें कुछ देश जैसे भारत, चीन यानी जो विकासशील देश थे उनको कुछ हद तक क्या दी गई थी, छूट दी गई थी, क्योंकि इन देशों में जो औद्योगिकरण का दौर है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, कुछ खास नहीं हो रहा था। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल और उस पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे वो 160। औद्योगिकरण के दौर को मौजूद वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। औद्योगिकरण का जो दौर है उसको मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि यानी मौजूद जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर की जो वृद्धि होती है हो रही है और इसी के साथ जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जिम्मेदार है वो किसको माना गया है, औद्योगिकरण को माना गया है। नेक्स्ट है पावन वन प्रांतर या देव स्थान। क्या है देव स्थान? यानी देवताओं का स्थान।
देवस्थान का मतलब देवताओं का स्थान। या पावन वन प्रांतर क्या है? पावन वन प्रांतर प्रथा में वनों के कुछ हिस्से को काटा नहीं जाता। पावन वन प्रांतर क्या है? ये एक प्रथा है और इसमें वनों के कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं जिनको काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता का वास माना जाता है। देव स्थान का मतलब देवता का स्थान, देवता का वास माना जाता है और इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहते हैं। यानी वनों का कुछ हिस्सा, कुछ क्षेत्र जिसमें वनों को नहीं काटा जाता है क्योंकि वहां देवताओं का स्थान माना जाता है, इसे ही पावन वन या प्रांतर कहते हैं। भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया। भारत ने भी पर्यावरण के सुरक्षा में अपने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए और उसमें अपना योगदान दिया। जैसे 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया और उसका अनुमोदन किया। 2005 में जी8 जी8 ग्रुप 8 जिसमें 8 देशों का समूह है की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के स्वच्छ ईंधन पर प्रयोग किया। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत में अभी वर्तमान में बायोडीजल से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, वो कार्य कर रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत है वो सार्क का जो मंच है उसके ऊपर अपने क्या बनाना, पर्यावरण को लेकर के अपनी राय है वो बनाना चाहता है। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अंतिम और तीसरा भाग है, उसमें मिलते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना है और इन नोट्सों को आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो जिससे ये आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।